पुराने वक्त में जिस धरती पर आज हम रहते हैं वो बहुत अलग दिखती थी। जमीन एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा पिंड बन गई जिसे पैंजिया कहा जाता था, जिसने दुनिया का 1/3 हिस्सा घेर रखा था। और जब पृथ्वी बदली तो हालात भी बदल गए। नई और अलग तरह की कई दुनिया बनी और हर दुनिया में अपनी तरह के अनोखे जानवर रहते थे। पिछली बार हम जुरासिक पीरियड में जाकर ये पता लगा रहे थे कि शुरुआती डायनासोर बढ़कर इतने विशाल कैसे हो गए। आज रात हम डायनासोर की कहानी में अगले जरूरी चैप्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब तेजी से बदलती हुई दुनिया पर कब्जा करने के लिए कई अजीब और एक्साइटिंग नई प्रजातियां विकसित हुईं। 15.5 करोड़ साल पहले हम उस टाइम पीरियड में हैं जिसे क्रिटेशियस कहा जाता है। मौसम अब तक के सबसे गर्म मौसमों में से एक है, आज से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म। ओहो, यहां तक कि नॉर्थ और साउथ पोल पर बर्फ भी नहीं है। प्राचीन कॉनिफर और फर्न के बीच पहली बार फूलों वाले पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही डायनासोर की नई प्रजातियां भी हैं। ये डायनासोर के इतिहास में सबसे डायनामिक युगों में से एक है। एक ऐसा युग जिसने अलग अलग तरह की तमाम चीजें देखी। नई प्रजातियों के बीच बड़े कारगर शिकारियों का एक समूह आ गया है जिन्हें रैप्टर्स कहा जाता है। शायद सबसे मशहूर है वेलोसिरैप्टर, हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क का हीरो, जिसमें कुछ भयानक जानवरों को दिखाया गया है जो अपने शिकार को मात देने के लिए टीम बनाते हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि वो कितना सटीक था। आ गए तुम। हेलो। हे, ऐसा मत करो। वेलोसिरैप्टर असल में एक टर्की के साइज के हैं, न कि उस तरह के बेहद भयानक किलिंग मशीन जो कि स्पीलबर्ग ने अपनी फिल्म में दिखाए हैं। जुरासिक पार्क में वेलोसिरैप्टर के साइज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, लेकिन वो थोड़ा बहुत फिल्म के बनने के दौरान की गई ड्रामेटिक डिस्कवरी की वजह से किया गया था। एकदम नया और असलियत से बहुत बड़ा रैप्टर। ये है यूटारैप्टर। इसका नाम अमेरिकन स्टेट के नाम पर रखा गया है, जहां 1991 में इनके बारे में पता चला था। ये कितना शानदार है ना? देखिए जरा, इसके शरीर पर कितने सारे पंख हैं, लेकिन इसके बावजूद ये उड़ता नहीं है। इसके पंखों पर वो लाल रंग की चमक देखिए, दूसरी तरफ वो चमक और भी ज्यादा है। और इसके साथ साथ ही वो रेजर शार्प टीथ जो बताते हैं कि ये एक शातिर मांसाहारी है। इसके नाखून भी बहुत शार्प हैं और इसके पैरों के ऊपर वो बड़ा सा नाखून, मालूम नहीं वो किस लिए है। लेकिन रैप्टर क्रिटेशियस पीरियड में आने वाले एकमात्र डायनासोर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है उन बदलते हुए कॉन्टिनेंट्स में। जब हम जुरासिक से क्रिटेशियस में गए तो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूट गया, जिसकी वजह से जमीन के हिस्से अलग अलग हो गए, जहां से विकास के रास्ते भी अलग अलग होना शुरू हो गए और तरह तरह के डायनासोर पैदा हुए। नॉर्थ अमेरिका में स्पाइकली आर्मर्ड गैस्टोनिया, अफ्रीका में जो आज का निजेर है वहां ओरानोसोरस, जिसकी पीठ पर बहुत बड़ा पाल था, लगता था जैसे वो ऊंट के कूबड़ की तरह खाना जमा करने के लिए है। और साउथ ईस्ट एशिया में जो आज का लाओस है, इक्थिया वेनेटोर, जिसकी पतली सी नाक थी जिससे वो समुद्र में मछली पकड़ सकता था। रैप्टर्स क्रिटेशियस के डायनासोर में बढ़ोतरी का एक अहम हिस्सा है और यूटारैप्टर हमारी अब तक की जानकारी में सबसे बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि ये किस तरह के शिकारी हैं?
ये पता लगाने के लिए हमें उन सबूतों को एग्जामिन करना पड़ेगा जो रैप्टर अपने पीछे छोड़कर गए हैं, और उसके लिए हमें जाना होगा यूटा। डॉक्टर जिम कर्कलैंड अमेरिका में 40 साल से डायनासोर्स का पता लगाते आ रहे हैं। उन्होंने 26 नई प्रजातियों का पता लगाकर उनके नाम रखे हैं। 1991 में वो एक बड़ी खोज करने वाले थे। वो और उनकी टीम सेंट्रल यूटा में एक खदान पर खुदाई कर रहे थे जब उन्हें शरीर का एक हिस्सा मिला जो सिर्फ रैप्टर का ही हो सकता था। हमारे एक आदमी ने मुझे बुलाया और कहा कि जिमी, तुम जरा देखोगे कि क्या है। ओह, क्या सही चीज है। हाँ, बहुत अच्छी है। और वो चट्टान के नीचे से बाहर निकल रहा था और मैंने उसे देखा और कहा, वाह, ये तो नाखून है। मैं उसे निकालना चाहता था और मैंने देखा कि ये बड़े ड्रोमियोसौर रैप्टर का नाखून है। रैप्टर का इतना बड़ा नाखून आज तक कभी नहीं मिला था। ये डायनोनाइकस के नाखून का नमूना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नाखून था जब तक ये हमें नहीं मिला था। इस नाखून का कोई जवाब नहीं। और भी फॉसिलाइज्ड हड्डियां मिलती गईं जब तक जिम एक पूरा कंकाल नहीं बना पाए। इससे पता चला कि ये जानवर एक आदमी जितना लंबा था और उसका वजन 2 बड़े पियानो के बराबर था। ये जानवर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है। इसकी हड्डियां बहुत बड़ी हैं। असल में इनका साइज उन जानवरों से बहुत मिलता है जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं। जिम ने अपने नए डायनासोर का नाम रखा यूटा रैप्टर, और इसके मिलने की घोषणा उन्होंने उसी महीने में की जिसमें जुरासिक पार्क रिलीज हुई थी। इसका बड़ा साइज स्पीलबर्ग के बदनाम वेलोसिरैप्टर से मिलता था, लेकिन मंगोलिया में पाया गया असली वेलोसिरैप्टर सिर्फ आधा मीटर ऊंचा था। उससे पहले सबसे बड़ा रैप्टर जो इससे दुगना ऊंचा था वो था डायनोनिकस। यूटा रैप्टर उससे भी आधा मीटर ज्यादा ऊंचा था। और इनका वार जबरदस्त होता है। ये जानवर हम में से किसी पर भी भारी पड़ सकते थे। जिम की खोज ने यूटा रैप्टर को बिना किसी विवाद के रैप्टर्स का सरताज बना दिया। जब आप यूटा रैप्टर को देखते हैं तो बेसिकली एक बड़े ग्रिजली बेयर के पैमाने पर रखते हैं जो अलास्का में रहता है, और आपको देखते ही आप पर टूट पड़ता है। डायनासोर हिस्ट्री में इन जानवरों और इस अहम युग के लिए बिल्कुल सही गाइड हैं डॉक्टर डीन लोमैक्स, जिन्होंने खुद बहुत सारे डायनासोर्स का पता लगाया है। हेलो डीन, आप ही हमें बता सकते हैं इस लाजवाब जानवर के बारे में। बाकी चीजों के अलावा ये खूबसूरत तो होते हैं ना, लेकिन जो चीज मुझे हैरान करती है वो ये है कि मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं रैप्टर के बारे में सोचता हूँ ज्यादातर लोगों की तरह मेरे दिमाग में भी वेलोसिरैप्टर और जुरासिक पार्क आते हैं। इसके पंखों के बारे में हमें कैसे पता और ये किस लिए होते हैं? हाँ, ये तो हम जानते हैं क्योंकि दूसरे कई रैप्टर्स और रैप्टर्स के रिलेटिव्स पंखों के साथ ही पाए गए हैं। और अगर हम रैप्टर्स के फैमिली ट्री को देखें तो पता चलता है कि यूटा रैप्टर और वेलोसिरैप्टर के पूर्वजों के भी पंख हुआ करते थे। तो हम उन दिनों के बारे में सोच रहे हैं जब इनकी स्केली स्लाइमी स्किन होती थी, और वो दिन तो चले गए हैं। वो दिन विलुप्त हो चुके हैं। हाँ। आपको कैसे मालूम कि ये मांसाहारी है और ये एक रैप्टर है? सबसे पहले किस चीज ने आपको ये आइडिया दिया? सबसे पहले तो आपको इसका मुंह देखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मुंह के अंदर कितने नुकीले दांत हैं। ये पेड़ पत्ते खाने वाले दांत नहीं है, ये डेफिनेटली मीट को काटने के लिए बने हैं। हाँ, स्टेक नाइफ्स। हाँ। लेकिन आप इनके हाथों और पैरों को देखिए, इनके क्लॉज कैसे मुड़े हुए हैं, और इनकी लंबी सख्त पूंछ भी है और लंबे लंबे पांव हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक शिकारी जानवर है। राइट। बहुत खूबसूरत जानवर है। ये मेरे लिए हैरानी की बात है। मैं तो कहूंगा ये सच में बड़ा प्यारा क्रिएशन है। मैं इसके बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे ये शाही एस्कट में हो। शायद ये वहां अच्छी तरह से चला जाएगा और इसे अंदर ले लिया जाएगा। कितना खूबसूरत है, शानदार। ओह, वैसे इसकी स्पीड भी काफी अच्छी है। और क्या ये इनका सुपर पावर है? कई सुपर पावर्स में से एक।
तो स्पीड यूटा रैप्टर के लिए बहुत मायने रखती है, कम से कम जुवेनाइल्स या हमें कहना चाहिए टीनेजर्स के लिए। उनकी रफ्तार शायद 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही होगी, जो बहुत तेज है, उसेन बोल्ट से भी ज्यादा। हाँ, इनके साइज को देखते हुए ये काफी तेज है, क्योंकि भले ये बहुत से मशहूर डिप्लोडिकस से छोटे हो, लेकिन फिर भी ये बड़ा जानवर काफी बड़ा जो कि creature हमने है। देखा। हाँ, यानी उस पीरियड के दूसरे डायनासोर्स की तुलना में ये सबसे तेज थे, या जो सबसे तेज थे उनमें से एक थे। कम से कम 2 पैरों पर चलने वाले मीट खाने वाले डायनासोर्स में सबसे तेज यही रहे होंगे। ओह, यहाँ कोई है। ओह, ये क्या है? ये एक तरह का डायनासोर ही है जिसे इग्वानोडोंटिड कहते हैं, और इस वाले को मुझे लगता है इग्वानाकोलोसस कहते हैं, और ये डायनासोर्स की बड़ी फैमिली का हिस्सा है। और इनमें से पहले वाले को इग्वानोडॉन कहा जाता था, जो यहाँ यूके में ही मिला था। माय गुडनेस। और ये मांसाहारी होते हैं या शाकाहारी? नहीं, ये पूरी तरह शाकाहारी होते हैं। ओह, यानी ऐसा हो सकता है कि ये हमारे दोस्त यूटा रैप्टर के लिए एक शिकार होते हो सकता है, क्योंकि ये एक ही पीरियड के हैं। हाँ, मुझे लगता है इसे खतरा है कि कहीं ये किसी का खाना ना बन जाए। एक चीज ने मुझे और भी फैसिनेट किया है, और वो ये कि जिस तरह ये तैयारी कर रहा है, लगता है ये इस इग्वानोडोंटिड पर घात लगाए हुए है, और मैं उन सिग्नेचर्स को देखे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। पता नहीं आप उन्हें क्या कहते हैं। ऊपर उठे 2 नाखून जो बहुत अजीब हैं। नाखूनों का ये शेप काफी जाना माना है। दरांती के शेप वाला ये नाखून इनके पैरों की दूसरी उंगली में होता है, और इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसकी कई थियरीज हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इससे छुरी की तरह खोपने या पेड़ों पर चढ़ने के लिए यूज किया जाता था। ओह हाँ, हो सकता है, जैसे कोई टेलीग्राफ पोल पर चढ़ता है। लेकिन हमें ये पक्का पता है कि ये नजदीकी लड़ाई में काम आता होगा। या आप यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या आप मानेंगे कि हमारे पास एक ऐसा बढ़िया फॉसिल है जो 1971 में मिला था। ये मंगोलिया में मिला था। ट्राइसेराटॉप्स को लेकर एक एक्सपीडिशन चल रहा था। वहाँ ऐसा एक नाखून ट्राइसेराटॉप्स के एक रिलेटिव की गर्दन में गड़ा हुआ मिला था, जिसका नाम है प्रोटोसेराटॉप्स। और इस तरह ये बिहेवियर वक्त में कैद होकर हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गया। वाह, ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये ऊपर की तरफ क्यों रहता है? ये नीचे की तरफ आकर पकड़ते होंगे, लेकिन ये हाँ, और आप देख सकते हैं कि यूटा रैप्टर पर नाखून लगातार सारी जिंदगी ऊपर की तरफ रहते थे। हवा में वो जमीन को टच ही नहीं करते थे, और इसकी वजह थी शायद नाखून की धार बचा कर रखना, ताकि वो हमले के लिए हमेशा तैयार रहें। और अगर हम स्टीवन स्पीलबर्ग पर यकीन करें तो ये अपनी उंगलियों को एक किचन के क्रोमियम फ्लोर पर टैप करता था, या जो भी करता था। हाँ, फिल्म के हिसाब से वो एक मजेदार लिबर्टी थी, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हो सकता है। यूटा रैप्टर अपने इस खतरनाक नाखून को कैसे इस्तेमाल करता था, इसका राज जानने के लिए इंजीनियर और डायनासोर के जुनूनी एडम वॉयचिक आधुनिक मशीनरी की तरफ रुख कर रहे हैं। उनकी टीम ने नाखूनों को टेस्ट करने के लिए रोबो डायनासोर का एक सेट बनाया है, और वो पेलियोंटोलॉजिस्ट जो बॉन्सौर की विशेष सलाह ले रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक मोटर और गियर बॉक्स है, और एक स्विंग आर्म, और एक बढ़िया शार्प स्टील का नाखून है। हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि यूटा रैप्टर और दूसरे रैप्टर जैसे डायनासोर्स अपने नाखून से किस तरह जख्मी कर सकते थे, और हम देखना चाहते थे कि वो असल में कितना इफेक्टिव होता था। एडम 2 टेस्ट्स के साथ यूटा रैप्टर का बेरहम नाखून वापस ले आए। पहले उन्होंने एक मैकेनिकल स्लैशिंग लिम्ब को ये टेस्ट करने में इस्तेमाल किया कि रैप्टर अपने शिकार को कैसे फाड़ते थे। दूसरे टेस्ट में वो नाखून को छेदने और स्किन में घुसाने के लिए चील के पंजे की तरह इस्तेमाल करते थे। तो कौन सा ज्यादा असरदार होगा? फाड़ने वाला नाखून पहले ऊपर किया हुआ है, तो क्या ये डायनासोर की स्किन को फाड़ पाएगा? इस लेदर से हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि ये इग्वानाडोंटियन डायनासोर जैसे किसी असली शिकार जानवर के सामने क्या करता होगा। टीम्स ने ओरिजिनल यूटा रैप्टर फॉसिल के हिसाब से मेटल का एक नाखून बनाया। ये नाखून का बोनी कोर होगा, और कोर के चारों तरफ केराटिन का एक कवर रहता होगा। अब वक्त है स्लैशर थ्योरी को टेस्ट करने का। वाह,
हमें जो चाहिए था वो मिल गया। ये अंदर ही नहीं घुसा, यहाँ बस हल्की सी खरोच है, लेकिन कोई गहरी चोट नहीं है। नाखून चमड़े पर पड़ने के बाद उछल गया। हमने बिल्कुल उसी तरह वार किया, पर फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिला। और मुझे लगता है कि इससे ये पता चलता है कि ये अंदरूनी किनारा काटने और टुकड़े करने के काम नहीं आता है। अब वक्त है दूसरे टेस्ट का, नाखून से छेद करके देखना। तो ये है पेनिट्रेशन रिग। एक हाइड्रोलिक रैम यूटारैप्टर की टो मसल्स जितनी ताकत से वार करेगा। क्या इसकी नोक सख्त चमड़े में छेद कर पाएगी? आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए करते हैं। 3, 2, 1। ओह, ये देखिए, ये सीधे अंदर घुस गया। तो इससे इस थ्योरी को बल मिलता है कि ये नाखून एक पियर्सिंग टूल की तरह ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि वो इन्हें शिकार की पीठ में गाड़ कर चिपक जाते होंगे और फिर मुंह से हमला करके उसे चीर डालते होंगे। हाँ, यानी इस तरह काटने के लिए नहीं। हाँ, और मुझे ऐसा आइडिया आ रहा है कि ये थोड़ा बहुत जोरों की तरह काटने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। इसके शेप को देखकर ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे नहीं मालूम कि यूटारैप्टर कहां तक पहुंचा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां हमारे दोस्त के लिए अंजाम अच्छा होने वाला है अगर वो हमला करने की हद में आ गया। एक कमाल का डायनासोर इग्वानोडोंटिड, जो रैप्टर की तरह ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन असल में ये तो पक्का है कि ये डायनासोर की पहली प्रजातियों में से एक है। तो हम इस डोसाइल डायनो के बारे में और क्या जानते हैं? लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में अब तक पाए गए इग्वानोडोंटिड के सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फॉसिल्स रखे हैं, जिनसे पेलियोंटोलॉजिस्ट जो बॉन्सर को उनके राज जानने का भरपूर मौका मिलता है। एक पूरा कंकाल मेन हॉल में नुमाइश के लिए लगा है और पीछे के कमरों में रखा है बड़े बड़े दांतों का एक सेट, जो 1822 में मिला था, जिस वक्त डायनासोर के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो ये दुनिया में सबसे पहले मिलने वाले इग्वानाडॉन के दांत होंगे। ये खदान की कटिंग करते वक्त उसके किनारे पर मिले थे। ये मिले थे पति पत्नी मैरी और गिडियन मैंटेल को, जो शौकिया फॉसिल हंटर थे। उन्हें वेस्ट ससेक्स में ये दांत चट्टानों से बाहर निकलते दिखाई दिए थे। ये थोड़े बहुत इग्वाना के दांतों जैसे लगते हैं, और सबसे पहले गिडियन के दिमाग में यही बात आई कि ये किसी बहुत बड़े जानवर के हैं। इसी वजह से मैंटेल ने इसका नाम इग्वानोडॉन रख दिया, जिसका मतलब है इग्वाना का दांत। वक्त के साथ इस रहस्यमयी जानवर के और भी फॉसिल्स निकले, जिसमें एक स्पाइक भी थी, जिसे देखकर मैंटेल को लगा कि वो एक सींग होगा। हड्डियों को देखते हुए विक्टोरियन आर्टिस्ट्स ने इस प्राचीन जानवर को दोबारा बनाने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा रेप्टाइल लगता है, एक बड़ा इग्वाना अपने चारों पैरों पर, और आप देख सकते हैं कि ये नुकीली चीज जो नाक के सिरे पर है, जैसे कोई सिंग होता है। लेकिन उसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि स्पाइक जैसी चीज कोई सींग नहीं था। 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए अब इस प्राचीन पहेली का पता लगाया जा सकता है। इग्वानोडोंटिड की दूसरी हड्डियों के साथ स्कैन करके जो इतिहास से पहले का एक बढ़िया हाथ दोबारा बना सकते हैं। वो स्पाइक असल में भौंकने वाला एक खतरनाक अंगूठा था। जब वो सब इस तरह से एक साथ रखे जाते हैं तो इस बात का सही अंदाजा लगता है कि यह हाथ कैसा रहा होगा। यहाँ से एक बड़ा सा अंगूठा निकला हुआ है और यहाँ बीच में 3 उंगलियां हैं जो एक मॉडिफाइड हूफ की तरह काम में आती होंगी चलने के लिए। 5वीं उंगली पकड़ने वाली थी और ये हथेली की तरफ घूम सकती थी और इससे वो पेड़ पत्ते और खाने की चीजों को पकड़ते होंगे। पूरे कंकाल में भी दिखाई देता है कि बाहर निकला हुआ अंगूठा इग्वानोडोंटिड का एक सीक्रेट हथियार रहा होगा। जीते जी उनके ऊपर एक सींग की तरह कैराटीन सीथ की कोटिंग होती होगी और वो बहुत शार्प होती होगी, जैसे शिकार पर वार करके उससे बचने के लिए एक नाखून होता है।
ये शायद अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर इन नुकीले अंगूठों को घुमाता होगा और शायद उससे शिकारी डरकर भाग जाते होंगे। ये चीज देखने में बड़ी भयानक लगती होगी। इससे भला कौन उलझना चाहेगा? तो इग्वानोडोंटिड भले ही शांत नजर आता हो, लेकिन उसके पास नुकीले अंगूठे भी हैं। चलिए देखते हैं कि ये भयानक नाखून किस तरह काम करते हैं। हमारे इग्वानोडोंटिड ने पहले हमले को तो टाल दिया, लेकिन क्या यूटारैप्टर उसे मारने के लिए जाने वाला है? इससे पता चलता है कि नुकीले अंगूठे वाकई अपने बचाव के लिए एक अचूक साधन हैं, यहां तक कि यूटारैप्टर के नाखून और जबड़ों के सामने भी। तो इग्वानोडोंटिड इस बार तो बचकर निकल गया, लेकिन यूटारैप्टर को कभी कभी अपना शिकार पकड़ना चाहिए, वरना वो जी नहीं पाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसे इग्वानोडोंटिड जैसे शाकाहारियों से आगे रखती है? झाड़ियों के बीच थोड़ा सा ढूंढने पर मुझे पता चला कि हमारा यूटारैप्टर छुप कर बैठा उस भयानक लड़ाई से उबरने की कोशिश कर रहा है। साफ नजर आता है कि उसकी भूख भी और बढ़ गई है और उसकी चमकती हुई चौकन्नी आंखें बता रही हैं कि वो अंदर से कितना ज्यादा होशियार है। मुझे लगता है अब हमें जरा डायनासोर के दिमाग के अंदर झांक कर देखना चाहिए। यूटारैप्टर की सफलता का राज उसकी खोपड़ी में छुपा है। दूसरे डायनासोर की तुलना में इसका दिमाग भले ही छोटा और सामान्य लगता है, लेकिन जब आप शरीर के वजन के हिसाब से यूटारैप्टर के दिमाग का अनुपात देखते हैं तो वो एक टीरेक्स की तुलना में 2.5 गुना और डिप्लोडिकस की तुलना में 19 गुना बड़ा होता है। और ये इस बात का सबूत है कि वो उनसे कहीं ज्यादा अक्लमंद होता है। क्रिटेशियस पीरियड में हुए विकास ने एक सबसे तेज और अक्लमंद शिकारी को जन्म दिया था। ये समझाने के लिए कि वो उस दिमागी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते थे, मैंने एक बार फिर डायनो एक्सपर्ट डीन लोमैक्स को बुला लिया है। वैसे तो अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, मतलब जिन्हें आप शिकार में ये अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपका शिकार क्या करेगा, और उसमें एक दूसरे का साथ भी देते हैं। बिल्कुल देते हैं। अपने शिकार का पीछा करना, घात लगाना, इन सब में इंटेलिजेंस काम आती है। और यूटारैप्टर जैसा जानवर अगर अपने शिकार से जरा भी चालाक है और साथ मिलकर काम करता है तो बहुत आसानी से किसी बड़े जानवर का शिकार कर सकता है, जिससे पूरे झुंड को पेट भरने का मौका मिलता है। और उसमें सबकी मिलीजुली इंस्टिंक्ट इस्तेमाल होती है जो कि विकसित होती है और एक तरह की बातचीत होती है। मतलब उसमें कोई भाषा नहीं होती, लेकिन कुछ संकेत या इशारे होते हैं
जैसे कि तुम चारों तरफ चक्कर लगाओ, मैं यहाँ इंतजार करूंगा, ऐसी कुछ चीजें। बिल्कुल, और खासकर जब अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करने की बात हो। तो हमें ये पता है कि यूटारैप्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन क्या वो साथ मिलकर काम करते हैं? खैर, इसका जवाब हमें यूटा की चट्टानों में मिले एक सुराग में नजर आ रहा है। डायनासोर हंटर जिम कर्कलैंड, जिन्होंने पहली बार यूटारैप्टर का पता लगाकर उसे ये नाम दिया, 2001 में उन्हें एक दूसरी कमाल की चीज पता चली। जब हमने पहली बार उस जगह की खुदाई शुरू की तो हमें पता था कि सबसे पहले हमें उसके अंदर दांतों के साथ एक जबड़ा मिला था और उसी ब्लॉक में जबड़े के साथ एक बड़ा नाखून भी मिला था। मुझे लगा कि वाह बढ़िया है। जब हमने खुदाई शुरू की तो हमें लगा कि यहाँ बहुत सारी हड्डियां हैं। ये एक मांस है जिसमें सैंडस्टोन, मिट्टी का ढेर और हड्डियां भरी हैं। टीम ने हड्डियों के एक पूरे ढेर को एक ही बार में हटाने का फैसला किया। सबसे पहले इसे प्लास्टर में लपेटा गया और फिर 9 टन के सैंडस्टोन के ब्लॉक को खदान से बाहर निकालकर जिम की लैब में ले जाया गया। जब उन्होंने चट्टान को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया तो जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एक डायनासोर का डेथ ट्रैप मिल गया है। असल में ये बालू का एक गोला है जिसमें बड़े बच्चों के 2 साल के दर्जनों यूटारैप्टर के कंकाल प्रिजर्व हैं। यहाँ एक काफी बड़े यूटारैप्टर का शोल्डर ब्लेड है और यहाँ हंसिए जैसा एक नाखून है और ये एक जुवेनाइल का है। रीढ़ की हड्डी जिसका ज्यादातर हिस्सा यहाँ दब गया था, लेकिन आप देख सकते हैं पसलियां बाहर निकल रही हैं और उसके साथ यहाँ 3 जानवर हैं जो एक दूसरे के बगल में लेटे हैं। तो हम यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा जानवर देख रहे हैं और ये सरफेस, और हमें पता है कि कंकाल इसके अंदर 1 मीटर तक गए हैं। यूटारैप्टर्स के बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने का ये पहला उदाहरण है और हमारा मानना है कि ये सब लगभग एक ही वक्त पर मरे थे। लेकिन इतने सारे यूटारैप्टर एक ही वक्त पर बालू के दलदल में क्यों गिरे होंगे? इसका जवाब दूसरी तरह के डायनासोर में मिलता है जो जिम को यहां गड़ा हुआ मिला, शाकाहारी इग्वानोडोंटिड्स। इसके इस तरफ दिखाई दे रहा है एक बड़ा इग्वानाडोंट और एक जुवेनाइल जो शायद इस बालू के दलदल में फंस गए थे। तो यहाँ शायद एक इग्वानाडोंट और वर्टेब्रा है और इग्वानाडोंट की दूसरी चीजें थोड़ी ज्यादा बिखरी हुई हैं। जिम के हिसाब से इन शिकार जानवरों का मांसाहारी यूटारैप्टर के समूह के पास होना एक कमाल के एक्सप्लेनेशन की तरफ इशारा करता है। मुझे लगता है ये झुंड में रहकर शिकार करते थे। ये एक 2 टन का सड़ा हुआ मांस रहा होगा जिसने इन जानवरों के लिए डिनर की घंटी बजा दी होगी और शायद कुछ किलोमीटर दूर से इस झुंड को खींच लाया होगा। लेकिन वो एक लालच था जो इन्हें बालू के दलदल तक ले गया जहां ये सारे जानवर फंसकर मर गए। बालू के दलदल ने डायनासोर के जमाने की एक शानदार तस्वीर बचा कर रख ली, जिसे देखकर लगता है कि यूटारैप्टर का परिवार साथ मिलकर शिकार कर रहा था। लेकिन जिम के लिए ये सिर्फ काम की शुरुआत है। हम शायद इस ब्लॉक में कुछ फुट नीचे तक जाएं क्योंकि इसमें एक के बाद एक हड्डियां बिछी हैं और हो सकता है यहाँ 1 से ज्यादा झुंड मरे हों। ये शायद अगले कुछ दशकों में पता चल जाएगा। ओह, लगता है शायद हम पैक हंट देखने वाले हैं। वहां एक इग्वानोडोंटिड है, कोई उसके पीछे पड़ा है। हाँ, वो देखो यूटारैप्टर्स है ना। हाँ, वही है। ये वाकई शानदार था क्योंकि मैंने इससे पहले इन्हें कभी भी मिलकर शिकार करते नहीं देखा है। मुझे लगता है कि वो एक दूसरे की मदद इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने शिकार से काफी प्रोटीन मिल जाता है, यानी कि पूरी फैमिली का खाना। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो ये चाहते होंगे कि उनके छोटे छोटे बच्चों को भी खाने में अपना अपना हिस्सा मिले।
ओह, लगता है जैसे बच्चों को फाइनली उनका खाना मिलने वाला है। इन्हें देखकर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इनमें इम्पोर्टेंस के हिसाब से कोई हायरार्की होती होगी कि छोटे बाद में खाना खाएंगे और पहले वो खाएंगे जिन्हें हम अल्फा मेल्स या अल्फा फीमेल्स कहते हैं। हाँ, आई एम श्योर कि हायरार्की जैसा कुछ होता होगा। कम से कम इस तरह के फैमिली ग्रुप्स में तो होगा ही, अगर वो साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे आज शेरों में होता है। हाँ, जैसे कि वो कभी कभी छोटों को टपली मार के भगा देते हैं जब वो खाने के लिए घुसने की कोशिश करते हैं, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है कि ये प्रजाति कितनी सोफिस्टिकेटेड होती है। जैसा कि हमने देखा, मतलब इनमें कोऑपरेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है और अपने बच्चों से लगाव और हायरार्की होती है। हाँ हाँ, डेफिनेटली। लेकिन एक रहस्य है जिसका मैं अभी भी पता लगाना चाहता हूँ। पिछले कुछ दशकों में हमें पता चला है कि कुछ डायनासोर के पंख होते थे, लेकिन हमारे रैप्टर्स उड़ तो सकते नहीं हैं, जिससे एक सवाल पैदा होता है कि फिर ये पंख किस लिए थे। एक जवाब तो इस खोज से मिलता है कि डायनासोर के पंख कई अलग अलग शानदार रंगों के होते थे। पेलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर याकॉब विंथर ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फॉसिल्स की सतह के नीचे छुपे सुरागों की तलाश कर रहे हैं। उनकी लाजवाब रिसर्च ने डायनासोर्स को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है। कुछ लोग अजीब तरह से प्रिजर्व किए गए फॉसिल्स कई दशकों से देखते आ रहे हैं और उन्होंने बर्ड के फॉसिल लिए थे, जैसे कि पंखों को प्रिजर्व किया और उन्हें देखकर उन छोटी छोटी चीजों को आइडेंटिफाई किया जिनका शेप छोटे सॉसेजेस जैसा होता है। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये बैक्टीरिया थे जो लाश पर दावत के लिए आए थे। लेकिन याकॉब के पास एक और थ्योरी है। फॉसिलाइज्ड स्क्विड और ऑक्टोपस का अध्ययन करते हुए उन्होंने उनकी प्रिजर्व की हुई इंक सैक्स की जांच की। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंक में महीन गोलियों जैसे फीचर्स दिखाई दिए। इंक पिगमेंट की इस छोटी सी थैली को मेलानोसोम्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बाल और त्वचा को रंग देते हैं, आज के कई जानवरों और हम इंसानों को भी। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर मेलानोसोम्स यहाँ इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व किए जा सकते हैं और हम उन्हें पहचान सकते हैं जिन्हें हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देख रहे हैं, तो हम पंखों वाले डायनासोर्स में प्रिजर्व किए हुए मेलानोसोम्स का पता लगा सकते हैं। सबसे पहला ना उड़ने वाला डायनासोर जिसमें पंख पाए गए थे वो था ये, जिसे साइनोसोरॉप्टेरिक्स कहते हैं। इसके फॉसिलाइज्ड अवशेष चाइना में मिले थे, तो याकूब ने सोचा कि इसके पंखों को एनालाइज किया जाए और उनकी सोच काम कर गई। माइक्रोस्कोप से देखने पर उन्हें मेलानोसोम्स के शेप साफ नजर आ गए। और जब ये इस तरह छोटे और गोल होते हैं, हम देख सकते हैं कि ये उन पंखों के हैं जो रस्टी रेड कलर के थे। तो ये वाला सैंपल किसी तरह के लाल रंग के पंख का है। याकूब के काम ने टेक्निकलर डायनासोर की एक नई दुनिया उजागर कर दी और रैप्टर्स में रंगीन पंखों के होने पर एक नई रोशनी डाली। ये रैप्टर चाइना में मिला था। इसके हाथ पैरों के पंख पेड़ों के बीच में ग्लाइड करने में इसकी मदद करते थे और वो याकूब ही थे जिन्होंने इसके फॉसिल की स्टडी करके पहली बार इसके सही रंगों का पता लगाया, जो झिलमिलाते इंद्रधनुष जैसे थे। हमें बहुत लंबे और स्किनी मेलानोसोम्स मिले जो ये बताते हैं कि ये डायनासोर सच में रंग बिरंगा था, इसलिए इसमें मेटालिक चमक थी, जैसे कि हम मोर या हमिंग बर्ड में देखते हैं। रंग बिरंगा होना बड़ी अजीब बात है, क्योंकि अगर हम आज के पक्षियों के बारे में सोचे तो अगर उनके पंखों में मेटालिक चमक है तो वो टिपिकली दिखावे के लिए होते हैं, इसलिए उन्हें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और इससे ये पता चलता है कि शायद डायनासोर्स भी एक दूसरे के सामने अपने पंखों की नुमाइश किया करते थे। हाँ, लगता है यूटारैप्टर अपने रंगीन पंखों से कोई पावरफुल मैसेज दे रहा है। वो डीन, ये क्या है? क्या ये हम पर हमला करने वाला है या ये कोई धमकी है? इसने उस बेचारे इग्वानोडोंटिड के साथ जो किया वो देखने के बाद मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। ये साथी को लुभाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये किस तरह अपने पंखों का इस्तेमाल कर रहा है। आपको इसके पंखों के ब्राइट कलर्स भी नजर आ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि ये दूसरे यूटारैप्टर का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। यानी हम खाना नहीं है बल्कि शायद डेट है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। हो सकता है, बिल्कुल। ओह,
अब ये क्या कर रहा है? ये मिट्टी खरोंच रहा है और ये इस बात का सीधा सबूत है कि हम अमेरिका में कोलोराडो की साइड पर हैं और ये डायनासोर्स का डांस फ्लोर है। सच में? सच में, जैसे डीजे स्क्रैचिंग करता है वैसे ये जमीन स्क्रैच कर रहा है और ऐसा आज के पक्षी भी करते हैं। अच्छा। इनके इस बिहेवियर को लेकिंग कहते हैं। हाँ। ये फीमेल्स के सामने अपनी अदाएं दिखाते हैं, उन्हें रिझाने, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी अपनी जगह को साफ करते हैं, उसके बाद स्टिक्स उठाते हैं और हाँ, ये एग्जैक्टली वही कर रहा है। ये शानदार डांस करते हैं, फिर आवाजें निकालते हैं जैसे आजकल बर्ड्स निकालते हैं। डायनासोर्स भी वैसा ही करते थे। उसके बाद फीमेल आकर अपना साथी चुनती है, फिर वो दूर कहीं जाकर मेटिंग करते हैं। राइट। और जहाँ तक हम जानते हैं ये जोर से आवाज करते हैं या कुछ हाँ, शोर ऐसी जैसा? आवाज है। ये इनसे कोई संदेश देते होंगे। ये शायद बताते होंगे कि मैं यहाँ सबसे स्ट्रांग हूँ, ये देखो मैं कैसा डांस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नेस्ट बना सकता हूँ और मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर हूँ। और शायद अपनी बगलों को फैला कर दिखाना किसी काउबॉय जैकेट की तरह, ये भी एक तरह से साइज और ताकत को दर्शाता है। डेफिनेटली ये इस तरह से अपनी ताकत और साइज दिखाते हैं कि वो दूसरों से ज्यादा काबिल हैं। अरे क्या ये हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वो देखिए वहाँ एक फीमेल है। ओह माय गुडनेस। तो क्या वो मान गई है? ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड है। क्या वो इसे पसंद करेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ? वाह, ऐसा लगता है जैसे अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन जब तक हम ये पता लगाने के लिए इंतजार कर रहे हैं तब तक आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि ये किस तरह के पेरेंट्स होते होंगे। क्या रैप्टर्स खुद अपने बच्चों को पालते थे या फिर कहीं नजर नहीं आते थे? इसकी शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह है क्रोकोडाइल और एलिगेटर। ये डायनासोर के सबसे करीबी जिंदा रिलेटिव्स में से एक है। मगरमच्छ का बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है तभी से खुद अपना खाना खाने लायक होता है, जैसे कि डायनोस करते थे। जूलॉजिस्ट रेबेका लेकिन के हिसाब से मगरमच्छ का पालन पोषण एक बड़ा उदाहरण पेश करता है। क्रोकोडाइल्स वाकई में बड़े खराब पेरेंट्स होते हैं। माँ वहाँ जरूर रहती है सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई शिकारी बच्चों को खा न जाए। दूसरी तरफ एक और बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है डायनासोर के दूसरे जिंदा रिलेटिव्स पक्षियों में। बर्ड्स अपने बच्चों को पालने के मामले में कहीं ज्यादा एक्टिव होती हैं। उनके बच्चे शुरू के कुछ हफ्ते हर चीज के लिए पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के भरोसे रहते हैं। तो इन दोनों में से यूटारैप्टर पेरेंट्स किस मॉडल को अपनाते थे? मंगोलिया के बंजर गोबी रेगिस्तान में हुई एक दिलचस्प खोज में एक कमाल का जवाब निकलकर सामने आया। तो ये स्पेसिमेन 1990 में मिला था और ये एक डायनासोर है जिसे हम सिटीपाटी कहते हैं, जो ओविरैप्टर फैमिली से है, जिसका यूटारैप्टर से बहुत करीबी रिश्ता था। हम यहाँ डायनासोर को अपने पेट के बल लेटा हुआ देख रहे हैं, तो हम इसे पीछे से देख रहे हैं, ऊपर से। ये एक तरह से बर्ड्स आई व्यू है और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से अपने हाथों को पीछे किए हुए है और अपने अंडों का बचाव कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड अपने अंडों को सेकती है। ये एक पेरेंट था जो आखिरी वक्त तक अपने बच्चे की देखभाल कर रहा था। ये डायनासोर हो सकता है रेत के तूफान में जिंदा ही दफन हो गया हो और इसने ये डिसीजन लिया हो कि इसे अपने अंडों के साथ रहना है और उन्हें छोड़ने की बजाय रेत और मिट्टी में दफन हो गया। और ये एक पेरेंट का कितना शानदार उदाहरण है। सिटीपाटी के मुकाबले यूटारैप्टर आज की बर्ड्स के करीबी रिलेटिव थे, इसलिए हो सकता है कि यूटारैप्टर उस समय के हिसाब से बहुत अच्छे पेरेंट रहे हों। तो ऐसा हो सकता है कि अपने कजन ओविरैप्टर की तरह यूटारैप्टर भी अंडे देने के बाद से ही अपने बच्चों की देखभाल करते हो, जिसकी वजह से शायद एक करीबी पारिवारिक समूह बन जाता हो जो एक साथ मिलकर शिकार कर सके। वैसे इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये जल्दी ही बच्चे पालने के हुनर को अमल में लाने वाले हैं। ये एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वैसे हम खुद इसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि डायनासोर के इतिहास के इस शानदार अध्याय को छोड़कर जाने का वक्त आ गया है। क्रिटेशियस पीरियड में अब तक कुछ अलग ही तरह के डायनासोर पैदा हुए हैं। खतरनाक नुकीले अंगूठे वाले शाकाहारी इग्वानोडोंटिड से लेकर
इंटेलिजेंट, तेज रफ्तार और बेरहम बड़े और छोटे रैप्टर्स तक।